कहा 5 जून को खटाखट 1 लाख रुपए आपके अकाउंट में जाएगा। तेजस्वी यादव ने कहा देश की गरीबी मिटेगी चटाचट, नौकरी मिलेगी फटाफट और 1 लाख रुपया माता बहनों के अकाउंट में जाएगा खटाखट। सेम यही बात अखिलेश यादव ने कहा और मुसलमानों ने इन तीनों नेताओं का तलवा चाट लिया चटाचट। हमारे सर्वोच्च न्यायपालिका जो अक्सर शरिया की बातें सुनते हैं, अक्सर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की बातें सुनते हैं, उनके पिटिशंस को एक्सेप्ट करते हैं। मुझे लगता है कि अब उन तमाम लोगों को बुला करके पूछना भी चाहिए कि भैया ये फुलझड़ी और ये सुतली बम लगाया किसने था कि संविधान बदल दिया जाएगा। देखिए मुसलमान जो है ना, इनका वजूद एक्चुअली में खत्म हो चुका है। में एक मौलाना जो है वो उसकी हत्या हो गई थी और वहां पर भी इंडिया अलायंस वाले ने पूरी कोशिश की थी कि ड्यूरिंग इलेक्शन ही इसको हिंदू मुस्लिम राइट का शक्ल दे दिया जाए। देखिए इंडिया अलायंस की एक चोरी नहीं हुई है ड्यूरिंग इलेक्शन। उन्होंने एक षड्यंत्र नहीं खेला, उन्होंने लाखों षड्यंत्र खेले और अब धीरे धीरे वापस आ रहा है। इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चलता है कि अजमेर का वो मौलाना जिसका मर्डर हुआ है किसी हिंदू ने नहीं किया है, बल्कि उसके 4 तालिब इल्म शागिर्दों ने किया है। 6 शागिर्दों ने किया है। जब उनके बयानात लिए गए हैं 91 नोटिस के तहत, उनके स्टेटमेंट लिए गए हैं, तो उन्होंने बताया है कि ये मौलाना हम लोगों के साथ अनल सेक्स करता था और दुष्कर्म करता था और ब्लो जॉब करवाता था घंटों। इसीलिए हम लोग परेशान होकर के, हमारी फैमिली भी हमारी बात सुनने को तैयार नहीं थी, हम लोग परेशान होकर के गुस्से में इस मौलाना को हम लोगों ने फोन कर दिया। नमस्कार दोस्तों, मैं अंबर सैदी और एक बार फिर से आप सबका बहुत स्वागत है हमारे आज के खास कार्यक्रम इट्स डिबेटेबल में। और आज हमारे साथ एक बार फिर से नाजिया इलाही खान मौजूद है। बहुत स्वागत है आपका नाजिया। नमस्कार, जय हिंद। वंदे मातरम, भारत माता की जय, जय हिंद। भारत माता की जय, जय हिंद। नाजिया, अभी हमारे देश में चुनाव होकर निपटे हैं और चुनावों में जब भी चुनाव होते हैं तो हर राजनीतिक पार्टी और उनके नेता चुनावी मंचों से बड़े बड़े दावे और वादे करते हैं, लेकिन इस बार कांग्रेस उससे भी बढ़कर कुछ और ही कर गए। ग्राउंड से लेकर मंचों तक, टीवी कैंपेन तक, हर जगह एक ऐसा झूठा वादा वोटर्स के आगे रखा गया जिसमें वोटर्स ने फंसकर कांग्रेस को बड़ी संख्या में वोट भी डाले। और महिलाएं अब जबकि कांग्रेस सत्ता में नहीं आई है तो वो 8500 रुपए जो खटाखट योजना थी जिससे में वो महिलाओं को 8500 रुपए महीना बांट रहे थे, जिसमें कांग्रेस के कार्यकर्ता ऑन ग्राउंड लोगों तक आउटरीच प्रोग्राम के तहत ये बताते रहे कि किस तरह से नारी न्याय के तहत वो 8500 रुपए महिलाओं को दिए जाएंगे। कुछ वीडियोस मेरे पास हैं, उसके दिखाती हूँ, फिर उसके बाद हम इस पर चर्चा करेंगे। 8,000 8,500 जो भी है, राहुल गांधी जी ने ये जो बताया है उसी के लिए फार्म हम लोग लेने आए थे। बताया जा रहा कभी 4 बजे आओ, कभी 12 बजे आओ, फार्म ही नहीं मिल रहा है। तो फार्म के चक्कर में दौड़ रहा है कि फार्म मिल जाए तो कम से कम अगर जो मिलना है सरकार को देना होगा देगी। ये है कि 1 लाख रुपए वाला ये जो स्कीम है इसका पैसा मिलेगा महिलाओं को। हाँ, कहता कि 12 सवा 12 पे मिलेगा। जो इतनी पब्लिक खड़ी ये बता रहे थे कि भाई इसमें पैसा गरीब लोगों को पैसा देंगे राजीव गांधी। एक वीडियो मौलाना साहब की जिसमें मौलाना साहब हिंदुओं तौबा कर लो, अल्लाह के रसूल से माफी मांग लो, वरना तुम्हारी लाश चीता भी नहीं जलाया जाएगा, तुम्हारी लाश को चील कुएं गीदड़ खाकर खत्म करेंगे। अल्लाह तुम्हें दावत देता हूं, कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाओ। अगर नजात चाहते हो, अगर मुक्ति चाहते हो तो तुम कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाओ। जी नाजिया, आपने ये वीडियोस देखी जिसमें महिलाओं के कतार भी आपने देखी और जिसमें आपने देखा कि महिलाएं बता रही हैं कि किस तरह से उनके साथ जो वादा किया गया था उनको 8500 रुपए महीना दिए जाएंगे खटाखट योजना के तहत। और यूपी में तो महिलाएं पहुंच भी गई कांग्रेस के दफ्तर पे 8500 रुपए लेने के लिए। और एक मौलाना साहब भी आपको नजर आ रहे हैं, वो किस तरह से कौन से शब्दों का इस्तेमाल करते नजर आ रहे हैं। चुनावों में इस तरह के प्रपंच जाल और इस तरह की चीजों को आप किस तरह से देख रहे हैं? देखिए
मैं उस वक्त मौजूद थी राष्ट्रपति भवन में जब मोदी जी शपथ ले रहे थे। उस ऐतिहासिक मौके पर ये मेरा सौभाग्य है कि मैं भी एक विटनेस बनी और मैं भी आमंत्रित हुई और मैं भी वहां पर बैठ पाई। ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, बहुत ऑनर की बात है। एक तरफ जहां हमारे देश के सबसे प्रिय इस पूरी दुनिया के ग्लोबल लीडर, देश के प्रधानमंत्री तीसरी बार शपथ लिए और एक तरफ बरसों पहले नेहरू साहब थे जो 3 बार के प्रधानमंत्री हुए थे, हालांकि तीसरी बार वो सही से चला नहीं पाए थे। तो एक नेहरू साहब थे जिन्होंने देश को तोड़ा, जिन्होंने हिंदू मुसलमान के दिलों को तोड़ने की कोशिश की, उनके जज्बे को तोड़ने की कोशिश की। नेहरू साहब का वक्त ऐसा वक्त था जब हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब कोई मिल करके इस देश को आजाद कराने के लिए अपने खून, अपने लहू, अपने रक्त की परवाह ना करते हुए इस देश के प्रति, इस देश के हित में मरने को भी तैयार थे, सब धर्म के लोग। और धीरे धीरे नेहरू ने एक ऐसी साजिश और एक ऐसा षड्यंत्र खेला कि मुसलमान जो है वो औरंगजेब के फॉलोअर हो गए और मुसलमानों की नजरों में हिंदू काफिर हो गए। एक ऐसी साजिश खेला। अच्छा देखिए, मैं इस खटाखट पे जरूर आऊंगी और बड़ी लंबी चौड़ी बात करूंगी आपके साथ। मैं ये कहना चाहती हूँ कि पूरे ड्यूरिंग इलेक्शन, क्योंकि आप भी सारे चैनल्स पर बैठती हैं तो आपको भी पता है, पूरे ड्यूरिंग इलेक्शन इंडिया अलायंस के जितने भी प्रवक्ता बैठते थे वो ईवीएम पर ठेकरा फोड़ रहे थे। ईवीएम खराब है, ईवीएम में घपलाबाजी है, ईवीएम में बहुत हम डालेंगे कांग्रेस को वोट जाएगा बीजेपी को, हम डालेंगे टीएमसी को वोट जाएगा बीजेपी को। और जैसे ही रिजल्ट आया 4 जून को, किसी ने ईवीएम का जनाजा नहीं निकाला, किसी ने ईवीएम पर कोई बात ही नहीं किया। मैं ढूंढती रह गई और मैंने कई चैनल्स को टॉपिक पूछा है और ये कह करके कि क्या ईवीएम पे टॉपिक है, वो लोग कह रहे हैं नहीं नाजिया ईवीएम पे टॉपिक है ही नहीं। मैंने कहा ये कैसे हो सकता है। अच्छा देखिए, बड़ी बड़ी अजीब सी बात हो गई कि अब ईवीएम की गॉसिप बंद हो चुकी। ब्लेम गेम का जो एक इंडिया अलायंस ने जो एक ठेकरा बना करके रखा था, एक टॉपिक बनाकर रखा था, वो भी ईवीएम का खत्म हो गया। अब कांग्रेस जो है वो ढोल बाजा ताशा बताशा सब नगाड़े सब कुछ चला रही है, क्योंकि 44 की जगह 99 सीटें आ गई, तो ईवीएम का मुद्दा खत्म हो गया। अब ये भी जानना लोगों को जरूरी है कि आखिर बैलेट बॉक्स के लिए ये इतना चिल्ला क्यों रहे थे। अंबर, आप भी बहुत शिक्षित हैं और मैं भी, आपको भी पता होगा और मुझे भी पता है कि राजीव गांधी जब अमेठी से 1989 में जब वो कैंडिडेट हुए थे और उनके ऑपोजिट में राजमोहन गांधी जी, जो मोहनदास करमचंद गांधी जी के ग्रैंडसन थे, पोते थे, उस चुनाव में राजीव गांधी जी ने 97 बूथ के बैलेट बॉक्स को कैप्चर करवाया था, रिगिंग करवाया था, बोगस वोट्स डलवाए थे और उन्होंने मोहनदास करमचंद गांधी जी के ग्रैंडसन राजमोहन गांधी जी को उन्होंने हरवाया था, लेकिन चोरी और धोखेबाजी के वोटों से। उसके बाद न्यूयॉर्क टाइम्स ने ये लिखा भी था कि ये जो जीत है राजीव गांधी की, ये धोखे की जीत है। ये न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा था। और ठीक 2024 में हमने दोबारा राजीव गांधी के बेटे राहुल गांधी को चिटिंगबाजी करते हुए पकड़ लिया। हमने तो लालू प्रसाद जो चारा घोटाला में जेल में थे, उनके बेटे को भी चिटिंगबाजी करते पकड़ा। हमने मुलायम सिंह यादव के बेटे पुत्र अखिलेश यादव, वो भी बड़ा चिटिंगबाजी कर रहे थे। अब ये चिटिंगबाजी चल कैसे रही थी। अच्छा, मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि यूपीए गवर्नमेंट जब से बना है, यूपीए पार्टी जब से बनी है, ये सब चिटिंगबाजों को ही अपने साथ क्यों जोड़ करके रखती है। राहुल बाबा ने कहा 5 जून को खटाखट 1 लाख रुपए आपके अकाउंट में जाएगा। तेजस्वी यादव ने कहा देश की गरीबी मिटेगी चटाचट, नौकरी मिलेगी फटाफट और 1 लाख रुपया माता बहनों के अकाउंट में जाएगा खटाखट। सेम यही बात अखिलेश यादव ने कहा और मुसलमानों ने इन तीनों नेताओं का तलवा चाट लिया चटाचट। अब बात ये उठती है अंबर कि ये हिजाबन महिलाएं, ये नकाबपोश महिलाएं जो मुसलमान पुरुषों के लिए, मुसलमान मौलवी मुल्लाओं के लिए, मुसलमान कारी और मुफ्तियों के लिए, मुसलमान समाज के ठेकेदारों के लिए
कल तक घर की जीनत हुआ करती थी, कल तक जन जर जमीन को घर में रहने की का भाषण लंबा लंबा देते थे, कल तक बताते थे, मुझे और आपको बेइज्जत और मलाइन करते थे कि शरीर पे दुपट्टा नहीं रहता है, चली आती है बात करने के लिए। ये लोग तो बागी चेहरा है। आपको भी कई मौलानाओं ने बागी चेहरा बोला, मुझे भी कई मौलानाओं ने बागी चेहरा बोला। अब यही जीनत घर की, यही हिजाबन काले काले टेंट में इनको इनके घर के मुसलमान पुरुषों ने बाजार में खड़ा कर दिया 1 लाख रुपए के लिए। तो इसका मतलब है कि 2016 से जो मैं कह रही हूँ 2024 तक कि मुसलमानों के लिए बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया, मतलब मैं सही बोल रही हूँ, एकदम मैंने सही बोला है। 2016 से 2024 में अब तक अपनी बात पर बिल्कुल अटल हूँ। और देखिए मेरी बात साबित भी हो गई अंबर कि इन्होंने पैसे के लालच में अपना वोट जो है वो बिक्री किया। और अब कल तो देखिए ना, मैं तो कल तक दिल्ली में ही थी, कल राघव चड्ढा और संजय सिंह की गाड़ी, कांग्रेस के नेताओं की गाड़ी थपथपाया है मुसलमानों ने। मैंने 3 दिन पहले ट्वीट किया था, राहुल बाबा, उनको टैग भी किया था, राहुल बाबा इन मुसलमान महिलाओं को हिजाबनों को पैसा दे दो, नहीं तो कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारे कांग्रेस भवन में पहुंच जाए, दिल्ली सीधा तुम्हारे घर तक पहुंच जाए। क्योंकि हिजाबन का कनेक्शन सिर्फ मदनी और बुखारी तक नहीं है, जवाद और रशीदी तक नहीं है, इन हिजाबनों का कनेक्शन अलकायदा तक भी होता है। और हमने खुद देखा है, मुस्कान के लिए अलकायदा के चीफ का मैसेज आया था। ये हिजाबन को शायद राहुल बाबा ने, तेजस्वी यादव ने और अखिलेश यादव ने बहुत हल्के में ले लिया। अब ये हिजाबन जो लाइनों की कतार लगाई हुई है और जो खटाखट वाला पैसा मांग रही हैं, तो अब ये मुंह छुपा रहे हैं, अब ये डर के भाग रहे हैं, अब ये जवाब नहीं दे रहे हैं। तीसरी बात यहाँ पर ये आती है अंबर कि ऑलरेडी कई वकीलों ने इलेक्शन कमीशन को ये चिट्ठियां भेज दी हैं कि जो इलेक्शन कमीशन के रूल को जो एकदम खत्म करके, उसका हनन करके, जो ब्राइब की लालच दे करके वोट लिए गए हैं, साथ साथ मेरा भी इलेक्शन कमीशन ऑफ भारत को, साथ में चीफ जस्टिस ऑफ भारत को मेरा भी लेटर गया है, बजाफ्ते लीगल रिप्रेजेंटेशन गया है इन दोनों को कि ये 99 सीटें कांग्रेस की, समाजवादी पार्टी की सीटें और लालू प्रसाद यादव की पार्टी की सीटें कैंसिल की जाएं, क्योंकि ये इलेक्शन कमीशन के रूल रेगुलेशन का हनन हुआ है और जानबूझ करके ये ब्राइब का झांसा दे करके वोट लिया गया है। अब आती है बात कि राहुल बाबा ने इन मुसलमानों को समझने में इतनी मतलब बचपना क्यों किया? ये बचपना तो करना नहीं चाहिए था। 2019 में अगर ये मुसलमान वाकई में राहुल बाबा के समर्थन में होते तो क्या कांग्रेस को 44 सीटें मिलती? ऐसा हो सकता है? इस देश का 20 करोड़ मुसलमान अगर कांग्रेस को वोट करता, वाकई में वोट कर देता, तो क्या 44 सीटें मिलती कांग्रेस को? कभी नहीं मिलती, उससे ज्यादा मिलती। आपने इनको पैसे का लालच दिया, इन्होंने आपको वोट दिया, अभी अपना पैसा मांग रहे हैं वोट के मुआवजे में, आप इनको पैसा दीजिए। आप क्यों नहीं दे रहे पैसा? आप छुपे हुए क्यों हैं? अब आती है बात कि रामपुर विलेज उत्तर प्रदेश में, जहां पर 2300 मुसलमान का गांव है और पूरे के पूरे वोटर 2300 मुसलमान है, उनको पीएम आवास योजना के तहत 532 घर दिया गया था। 532 घर, 2300 मुसलमान में 532 घर मुसलमानों को दिया गया था पीएम आवास योजना के तहत। जब इन्होंने भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं किया, घर लेने के बाद तो आपसे खटाखट 1 लाख रुपए लेने के लिए चटाचट थप्पड़ भी मार देंगी आराम से। जब गाड़ी पीट सकती हैं, जब शीशा फोड़ने की नौबत आ सकती है, जब गाड़ी से आपको निकालने की कोशिश कर सकती हैं, कल राघव चड्ढा को निकालने की कोशिश की थी ना ये मुसलमान महिलाएं, तो मुझे ऐसा लगता है कि इन मुसलमान महिलाओं को हल्के में नहीं लेना चाहिए, बिल्कुल हल्के में नहीं लेना चाहिए। आज पूरे देश में मुसलमान, मेरी बेचारी बहनें, मुझे तो आंसू आ रहा है अंबर के, कल तक घर की जीनत हुआ करती थी, कल तक घर में रहती थी, हिजाब पहन करके घर के अंदर घर की खूबसूरती हुआ करती थी और मुसलमान मर्दों के बिस्तर का एंटरटेनमेंट हुआ करती थी, आज 1 लाख रुपए के लिए बाहर बाजार में खड़ी नजर आ रही हैं। बहुत तकलीफ हो रही है मुझे। चिलचिलाती धूप, गर्मी की तपिश,
इतनी गर्मी की शिद्दत, पानी का बोतल हाथ में लेकर के, राहुल बाबा के 1 लाख रुपए का गारंटी कार्ड हाथ में लेकर के, गोबर के बगल में बैठी हुई लाइन लगाई हुई है, पखाने के बगल में लाइन लगाई हुई है, मूत्रालय के बगल में लाइन लगाई हुई है, छज्जा पकड़ के खड़ी हैं, खंबा पकड़ के खड़ी हैं, खिड़की पकड़ के खड़ी हैं, कांग्रेस भवन के दरवाजे के खुलने का इंतजार कर रही हैं। भैया बस 1 लाख रुपए दे दो, भैया बस 1 लाख रुपए दे दो। मैं फिर से आगाह कर देना चाहती हूँ कि मुसलमान वो हैं जो इस भारत की धरती पर हमासी और फलस्तीन बलात्कारियों के समर्थन में खड़े होते हैं। मुसलमान वो हैं जो अजमल कसब के समर्थन में खड़े होते हैं। मुसलमान वो हैं जो अफजल गुरु के समर्थन में खड़े होते हैं। मुसलमान वो हैं जो याकूब मेमन के जनाजे की नमाज पढ़ने के लिए जाते हैं। मुसलमान वो हैं जो ओसामा बिन लादेन की के जनाजे की जमात खड़ी करते हैं। मुसलमान वो है जो बुरहान जैसे आतंकी को शहादत का दर्जा देते हैं। मुसलमान वो है जो नासिर खान जैसे बलात्कारी के यहाँ बिरयानी खाने उसकी शादी में जाते हैं। मुसलमान वो है जिनकी नजर में 35 बोटियां करने वाला आफ्ताब भी बहुत अच्छा व्यक्ति कहलाता है। ये वो मुसलमान है राहुल बाबा, जरा संभल के रहिएगा, जरा बच के रहिएगा। तो मुझे लगता है कि अब फटाफट दे देना चाहिए 1 लाख रुपए राहुल बाबा को, और जो कानूनी कार्रवाई है अंबर वो तो हम कर ही रहे हैं, वो हम करते ही चलेंगे। बिल्कुल, बात कानूनी कार्रवाई की हो रही है, इलेक्शन कमीशन की बात की जाए या किसी भी तरह की कार्रवाई की जाए, जिस तरह से चुनावी पूरे प्रमोशन के दौरान जिस तरह से इतना बड़ा झूठ का जाल बुना और लोगों को किस तरह से झूठ में फंसा लिया, वो कौन कहां पर जाता है, किस तरह से, लेकिन ये किस हद तक जायज है और किस तरह की सजा और क्या क्या कुछ होना चाहिए ऐसी पार्टियों के साथ, ताकि आगे के चुनावों में इस तरह के जालसाजी ना की जा सके वोटर्स के साथ। देखिए अंबर, 27 अप्रैल 2024 को अजमेर में एक मौलाना जो है वो उसकी हत्या हो गई थी, और वहां पर भी इंडिया अलायंस वाले ने पूरी कोशिश की थी कि ड्यूरिंग इलेक्शन ही इसको हिंदू मुस्लिम राइट का शक्ल दे दिया जाए। देखिए इंडिया अलायंस की एक चोरी नहीं हुई है ड्यूरिंग इलेक्शन, उन्होंने एक षड्यंत्र नहीं खेला, उन्होंने लाखों षड्यंत्र खेले और अब धीरे धीरे वापस आ रहा है। इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चलता है कि अजमेर का वो मौलाना जिसका मर्डर हुआ है किसी हिंदू ने नहीं किया है, बल्कि उसके 4 तालिब इल्म शागिर्दों ने किया है, 6 शागिर्दों ने किया है। जब उनके बयानात लिए गए हैं 91 नोटिस के तहत, उनके स्टेटमेंट लिए गए हैं, तो उन्होंने बताया है कि ये मौलाना हम लोगों के साथ अनल सेक्स करता था और दुष्कर्म करता था और ब्लो जॉब करवाता था घंटों घंटों। इसीलिए हम लोग परेशान होकर के, हमारी फैमिली भी हमारी बात सुनने को तैयार नहीं थी, हम लोग परेशान होकर के गुस्से में इस मौलाना को हम लोगों ने खून कर दिया है। ये ज्यादा दूर की बात नहीं है, मैं पाकिस्तान की बात नहीं बता रही, मैं अजमेर की बात बता रही हूँ। मैं इस तरह के केसेस काफी डील कर चुकी हूँ, तो मुझे वो सारी चीजें मैं रिकॉल कर रही हूँ बच्चों के साथ जो कुछ भी होता है मदरसों में। लेकिन एक ऐसा ही केस 2017 के आसपास नाज़िया मेरे पास आया था। यूपी के मदरसे का एक केस था जहां पर बहुत छोटा बच्चा था, 13 या 14 साल का, बहुत खूबसूरत बच्चा था। तो इसी तरह से उस बच्चे के साथ किया गया था और उस बच्चे का ये हाल था कि स्टिचिंग करवानी पड़ी थी और बहुत बुरी कंडीशन में बच्चा था। और पहले तो माँ बाप ये चाहते थे कि उस पर कार्रवाई हो, लेकिन 50,000 रुपए दिए और मामले को दबा दिया गया। तो इस तरह की घटनाएं लड़कियां तो छोड़िए, लड़कों के साथ भी बड़ी आम है। और मॉडर्नाइजेशन ऑफ मदरसा देख लिया कि पैसे की खातिर माएं अपने बेटों का पिछाड़ भी मरवा लेती हैं, मुसलमान माएं, और खामोश हो जाती हैं। पैसा इतनी बड़ी चीज है मुसलमानों के लिए, इतनी बड़ी चीज है। जब आप सोचिए कि अपने बेटे को भी उन्होंने मौलाना साहब के बिस्तर पर सुला दिया, बेटियों को तो सुलाते ही हैं, 4-4 बीवियां बनाते ही हैं, और अब बेटों को भी सुलाना पैसों के लिए स्टार्ट कर दिया है मुसलमान माओं ने। अब आप सोचिए, मुझे ऐसा लगता है इन शॉर्ट और इन क्रक्स कि ये कांग्रेस ने जो ड्यूरिंग इलेक्शन जो ब्राइब और ये जो छल का काम किया है और इलेक्शन कमीशन ऑफ भारत के रूल रेगुलेशन का जो उल्लंघन किया है, इस मामले को आगे बढ़ाना चाहिए, कानूनी शक्ल देना चाहिए। इलेक्शन कमीशन को भी टैग करके हमें सर्वोच्च न्यायपालिका जाना चाहिए और समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी और तेजस्वी यादव की पार्टी के जितनी भी सीटें आई हैं उसको बिल्कुल से खत्म करके, उसको कैंसिल करके दोबारा री इलेक्शन कराने की जरूरत है कानूनी नजरिए से।
बिल्कुल, कहीं न कहीं नाइंसाफ़ी हुई है, इनजस्टिस है कि अगर आप वोटर्स को कुछ भी इस तरह की लालच देते हैं, जिसका रियलिटी से, सच्चाई से कोई लेना-देना नहीं है, या आप बिना सरकार में आए हुए इस तरह के वादे कर कैसे सकते हैं? टीवी पे आपने झूठ बोला, ऑन ग्राउंड वोटर्स के साथ आपके ही कार्यकर्ता झूठ बोलते नज़र आते हैं। तो ज़रूरी है कि कहीं न कहीं एक दायरा तय हो कि चुनावी प्रमोशन, चुनावी इस तरह के भाषण के दौरान आप क्या-क्या बातें, किस तरह की वादे और दावे कर सकते हैं। बड़ी बात है, लेकिन हमारे देश में कुछ भी नैरेटिव सोशल मीडिया हो, कुछ भी कर दिया जाता है, संविधान बदलने की बात हो रही है कि इस देश में संविधान बदल दिया जाएगा और मोदी जी को हटाने के लिए सब एक साथ आ तो गए, लेकिन मोदी जी को हटा नहीं पाए, ये भी बड़े दुःख की बात है। मुसलमान अपने अपने वजूद की दुहाई भी दे दी है कि मुसलमानों को अगर अपना वजूद बचाना है तो मोदी को हटाना है, ये स्लोगन भी बन गया। और आप सोचिए कि जो व्यक्ति पूरी भारी बहुमत के साथ 10 साल लोकसभा और राज्यसभा में बैठा रहा, उस व्यक्ति ने संविधान को मतलब सुरक्षा करने की कोशिश की, संवैधानिक तरीके से कई अमेंडमेंट और कई बिल को पास करवाया, संवैधानिक तरीके से कश्मीर के 370 आर्टिकल को हटाया और आज कश्मीर फल फूल रहा है। और उस पर इतना बड़ा एलिगेशन लगाया गया कि भाई वो संविधान ही बदल देगा। अब तो मुझे ऐसा लगता है कि चुन-चुन करके हमारे सर्वोच्च न्यायपालिका जो अक्सर शरिया की बातें सुनते हैं, अक्सर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की बातें सुनते हैं, उनके पिटिशंस को एक्सेप्ट करते हैं। मुझे लगता है कि अब उन तमाम लोगों को बुला करके पूछना भी चाहिए कि भैया ये फुलझड़ी और ये सुतली बम लगाया किसने था कि संविधान बदल दिया जाएगा। देखिए मुसलमान जो है ना, इनका वजूद एक्चुअली में खत्म हो चुका है। आप सोचो अंबर, आप भी मुस्लिम फैमिली से आ रही हो और मैं भी मुस्लिम फैमिली से आ रही हूँ। मेरी फैमिली में एक भी मेल फीमेल ने इंटर रिलीजन शादी भी नहीं की है, मतलब प्रॉपर मुस्लिम। अब आप सोचो कि ये लोग, हमने ऐसे मुसलमान पिता को देखा है जो अपनी बेटी की शादी करते हैं जिसके घर में जिस लड़के की ऑलरेडी 3 बीवियां होती हैं, फिर भी पिता कर देते हैं, मुसलमान बाप। हमने ऐसे भी मुसलमान पिता को देखा है जो अपनी बेटी के तलाक पर बिल्कुल भी मायूस नहीं होते हैं, बिल्कुल मायूस नहीं होते हैं। ये तो इस्लाम है, हो सकता है। मैंने ऐसे भी पिता को देखा है जो अपनी बेटी के हलाला पर बिल्कुल भी नफरत या अपनी आवाज ऊंची नहीं करते हैं कि ये नंगा नाच मेरी बेटी के साथ नहीं होगा, वो इस्लाम है। हमने ऐसे भी मुसलमान पिता को देखा है जिनकी बेटी के साथ निकाह मस्यार और निकाह मुत्ता होता है और पैसे की खातिर वो अपनी बेटियां बेचते और खरीदते हैं। इस्लाम है भाई। तो इस्लाम के जस्टिफिकेशन पर हमारे मुसलमान बलात्कार भी करते हैं, गला भी रेतते हैं, बेटी बेचते खरीदते भी हैं। और आपने जो घटना बताई उस हिसाब से तो अब पजामा खोल करके बेटों को भी परोसना स्टार्ट किया है। तो मैं तो बिल्कुल सही हूँ, बाप बड़ा ना भैया, मुसलमान के लिए सबसे बड़ा रुपया। बिल्कुल, और कहीं न कहीं जिस तरह से मुसलमान अपने आप को पूरे ही इस राजनीतिक तंत्र के अंदर इर्रेलेवेंट बनाते जा रहे हैं, कहीं न कहीं अपनी बेवकूफ़ियों की वजह से पूरा देश आगे बढ़ गया, लेकिन मुस्लिम समाज आज भी वहीं अटका हुआ है, सोच से, हर लिहाज से। और ज़रूरी है कि आगे बढ़े, लेकिन कोशिशें सरकारें बहुत करती हैं कि वो पढ़ लिख कर आगे बढ़ जाएँ, महिलाओं का कुछ उत्थान हो जाए, लेकिन आखिरकार धर्म के जाल में फंसाकर उनको वहीं पर अटकाकर रखा जाता है। और ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट है। ये हमें खास तौर से इंडियन कॉन्टिनेंट में बहुत ज़्यादा नज़र आता है, और जिसकी सबसे बड़ी वजह हमें नज़र आती है क्योंकि यहाँ पर जो हमारे मौलाना हैं, उनका बहुत ज़्यादा से है लोगों की डे टू डे लाइफ में। और कहीं जितने भी मुस्लिम ममालिक हैं, वहाँ पे हमें ऐसा होता हुआ नज़र नहीं आता, क्योंकि धर्म आपके लिए है, आपको कोई थोड़ा बहुत गाइड कर सकता है, लेकिन जितना इन्वॉल्वमेंट यहाँ पर लोगों की लाइफ में मौलानाओं का नज़र आता है, उसकी वजह से काफ़ी हद तक समाज पीछे नज़र आता है। और इस सब को कंट्रोल करने के लिए मोदी सरकार ने काफ़ी कोशिशें की। उम्मीद करते हैं कि आगे भी उसको जारी रखा जाए। और अब जो एनडीए की सरकार बनी है, तो यूसीसी को लेकर अब कहीं न कहीं ये नज़र आ रहा है कि शायद, क्योंकि अलायंस में कुछ ऐसे लोग हैं जिनको यूसीसी पे उनका एग्रीमेंट नहीं होता, वो एग्री नहीं करते, तो ऐसा कुछ हो पाएगा? आपको क्या लगता है, यूसीसी पे कुछ होता हुआ देखेंगे हम? नहीं, मोदी जी ने हमेशा अपने फैसलों को अटल रखा है। मोदी जी हमेशा देश के हित में काम करते आए हैं और उन्होंने कभी भी किसी भी रिलीजन का डिस्क्रिमिनेशन इस 10 साल के उनके कार्यों में मैंने तो नहीं देखा, बिल्कुल नहीं देखा है।
मैंने अगर हिंदू मोहल्लों को विजिट किया है तो उससे कहीं ज्यादा मुसलमान मोहल्लों को मैंने विजिट किया है। तो मैंने और योजनाओं को मैंने जाकर के घर घर तक पहुंचाया है। सो आई डोंट थिंक कि किसी के प्रेशर में आकर के या एनडीए गठबंधन की एक सरकार बनी है इसलिए मोदी जी अपने कर्तव्यों के पालन से वो पीछे हट जाएंगे, ये मैं नहीं मानती, बिल्कुल नहीं मानती। जो उन्होंने वायदा किया है, जो उन्होंने इस देश के वासियों से वायदा किया है, जो उन्होंने इस देश की बेटियों से वायदा किया है, वो जरूर पूरा करेंगे, हर हाल में पूरा करेंगे। देखिए, हम पिछले 10 साल से एक चीज अंबर सुनते हुए आ रहे थे कि बेरोजगारी बहुत बढ़ गई, बेरोजगारी बहुत बढ़ गई। मैंने जब पूरा डेटा निकाला, मैं दिल्ली में ही थी, मैंने पूरा जब डेटा निकाला तो मैंने देखा कि वी हैव जीडीपी पर कैपिटा ऑलमोस्ट डबल इन द लास्ट 10 years। मैंने यूपीए गवर्नमेंट का भी निकाला और मैंने एनडीए गवर्नमेंट का भी निकाला। उसके बाद जब मैंने देखा कि यूपीए गवर्नमेंट में 2004 से 2014 में 27 मिलियन जॉब क्रिएट किए गए थे। उसके बाद एनडीए गवर्नमेंट में पिछले 10 साल में 85 मिलियन जॉब सिर्फ 8 साल में ही क्रिएट कर दिया गया था और जॉब मिल गया था। आज जब मैं सुबह में एक डिबेट में थी, मैंने सिर्फ इतना पूछा, कहाँ मिला जॉब? मैंने कहा एक चाय की टपरी भी बनती है ना, तो उसमें भी 5 आदमी की जरूरत पड़ती है, वो भी जॉब होता है। तो इतने सारे जो एम्स बने, इतने सारे जो रेलवे आए, इतने सारे जो एयरपोर्ट्स बने, इतने सारी जो फैक्ट्रीज बने, इतने सारे जो इंफ्रास्ट्रक्चर्स बने, इतने सारे जो मील्स बने, तो इसमें जॉब बिना मतलब खाली है क्या सब कुछ? वहां पर लोग काम नहीं कर रहे हैं क्या? सब में तो लोग हैं। एक एयरपोर्ट बनता है अंबर, बहुत कॉमन सेंस की बात है कि एक एयरपोर्ट बनता है, उसमें 50,000 जॉब होते हैं। मतलब बहुत छोटे एयरपोर्ट की मैं बात कर रही हूँ। जी बिल्कुल। तो 50,000 जॉब तो यहीं पर एक एयरपोर्ट से मिल गया, जो छोटा एयरपोर्ट है। और अगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, हम अपने दिल्ली एयरपोर्ट चले जाए तो मुझे लगता है कि 4-5 लाख उसमें जॉब्स होंगे, 4-5 लाख से ऊपर ही जॉब्स होंगे उसमें। तो ऐसे कई एयरपोर्ट्स हमारे भारत के प्रधानमंत्री के नेतृत्व में बना, तो वो जॉब्स तो वहां पर तो लोग काम कर रहे हैं ना, तो वो जॉब किसने दिया? तो मुझे ऐसा लगता है कि झूठ पर टिका हुआ इंडी अलायंस का पर्दाफाश हो चुका है। इंडी अलायंस के बड़े बड़े नेताओं के चेहरे से हिजाब उठ चुका है और अंत में जो ये खटाखट 1 लाख रुपए का जो षड्यंत्र और साजिश खेला गया था, इसकी वजह से वाकई में वोट हमें कम मिले, हमने जो सीटों के बारे में सोचा था वो कम मिला, लेकिन इंडी अलायंस का चरित्र सामने आ गया है कि सिर्फ राजीव गांधी झूठ और धोखाधड़ी नहीं करता था, राहुल गांधी भी वही करता है और वही सीखा है जो राजीव गांधी करता आया था। बिल्कुल, चुनाव में किसी भी तरह की झूठ और धोखाधड़ी नहीं होनी चाहिए। फ्री एंड फेयर इलेक्शन की बात होती है। हम दुनिया की सबसे बड़ी एक लार्जेस्ट डेमोक्रेसी भारत को कहा जाता है, तो फ्री एंड फेयर इलेक्शन इन ट्रू सेंस हम इसको बरकरार रखें, बहुत जरूरी है। नाजिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ी। नमस्कार, जय हिंद। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता।